नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तीसरे चरण के मतदान तक आते आते चुनाव आयोग को लेकर कई लोगों में हताशा बढ़ने लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को चुनाव आयोग के बारे में पत्र लिखा है। उसमें लिखा है कि आप जानते हैं कि इस वक्त चुनाव आयोग की विश्वसनीयता निचले स्तर पर है। इतिहास में पहली बार चुनाव आयोग ने वोटिंग प्रतिशत का फाइनल आंकड़ा जारी करने में काफी देरी की। यही नहीं, कुल कितने वोटर हैं नहीं बताया गया। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट से जो बातें सामने आ रही हैं उससे पता चलता है कि तीसरे चरण के बाद से जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो भी जारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मैंने 52 साल की चुनावी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा कि जो डेटा फाइनल रूप से दिया गया है उसमें इतना उछाल आया हो। क्या इतना उछाल उस दिन आखिरी घंटों के मतदान से आया? अगर आपको लगता है कि हार की डर से यह सब कहा जा रहा है तो आप यानी दर्शक कुछ समय निकालिए और जहां जहां मतदान हुआ है वहां की खबरों को खोजिए। आपको चुनाव आयोग के बारे में नए सिरे से जानने के लिए काफी कुछ मिलेगा। हम आज के वीडियो में इस पर बात करेंगे। आज गुजरात की सभी 25 सीटों के लिए मतदान पूरे हो गए। सूरत की सीट पर रिजल्ट पहले ही आ चुका है, जहां बीजेपी को छोड़कर सारे प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिया और उसे विजेता घोषित कर दिया गया। गांधीनगर, जहां से गृह मंत्री अमित शाह चुनावी मैदान में हैं, इस सीट से खबर आई कि कई उम्मीदवारों पर नाम वापस लेने के लिए दबाव डाला गया। उसी गांधीनगर के एक मतदान केंद्र की तस्वीर आपको दिखाता हूं। गांधीनगर, जहां से अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं, वहां के इस मतदान केंद्र के परिसर में भगवान राम का कटआउट लगाया गया है। 2019 में अमित शाह गांधीनगर से 5.5 लाख के मार्जिन से जीते थे। गांधीनगर के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि यहां से भी 16 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा वापस लिया है। आरोप लग रहे हैं कि इन पर दबाव डाला गया। न्यूज लॉन्ड्री के बसंत कुमार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि गांधीनगर लोकसभा सीट से कुल 39 उम्मीदवारों ने नामांकन किया, लेकिन 3 मई आते आते सिर्फ 14 उम्मीदवार मैदान में रह गए। 16 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जबकि 9 का नामांकन रद्द हो गया। इसी मामले में स्क्रोल के लिए आयुष तिवारी ने 3 मई को रिपोर्ट की है। उन्होंने बताया है कि गांधीनगर सीट के 3 उम्मीदवारों पर दबाव बनाया गया कि वे अपना नामांकन वापस लें। इनमें से 2 ने अपना नामांकन वापस ले भी लिया। इन्होंने दावा किया है कि भाजपा के स्थानीय नेताओं और कुछ मामलों में गुजरात पुलिस ने कथित रूप से उन पर दबाव बनाया कि चुनावी रेस से बाहर हो जाएं। आयुष तिवारी की इस रिपोर्ट की शुरुआत हुई 21 अप्रैल को, जब बीजेपी ने सूरत की सीट को निर्विरोध जीत लिया। उसी शाम गांधीनगर से एक वीडियो वायरल होने लगा जिसमें यहां से उम्मीदवार जितेंद्र चौहान कैमरे पर रोते हुए बोल रहे हैं कि उन पर अपना नामांकन वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। गांधीनगर जैसी सीट, गृह मंत्री खुद वहां से उम्मीदवार हैं। हम खुद मान लेते हैं एक बार के लिए कि साहब वो सीट आप जीतेंगे। हमारे सर्वे में भी आप जीत रहे हैं, आपके सर्वे में भी आप जीत रहे होंगे। ये एक सेफ सीट मान लें बीजेपी की। वहां आपको क्या जरूरत आन पड़ी कि 16 लोगों को आपने डरा धमका के नाम वापस करवाया? क्या आवश्यकता थी बताइए। एक तो ऐसा व्यक्ति है वहां जिसको, जितेंद्र चौहान, जो खुद कह रहा है आकर कि साहब मेरे को जान मेरी जा सकती है, मुझे यह भी धमकी मिल रही है। गृह मंत्री इस देश का एक एक व्यक्ति की जान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। वो अपने चुनाव में, अपने चुनाव क्षेत्र में एक ऐसे कैंडिडेट जिसको दूर दूर तक कोई जीतने की चांस नहीं है, उसको जान की धमकी आ गई क्योंकि वो गृह मंत्री के सामने लड़ रहा है। तभी हम कहते हैं संविधान खतरे में। गांधीनगर की सीट पर बीजेपी 1989 से लगातार जीत रही है। उस सीट पर यह हाल है कि पर्चा वापस कराया जा रहा है और एक मतदान केंद्र के पास भगवान राम के कटआउट लगाए गए। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने शिकायत की कि मतदान केंद्र के भीतर बूथ प्रतिनिधि कमल के निशान दिखा रहे थे। उनके पास एक ऐसी कलम थी जिस पर कमल के निशान थे और भाजपा के नेताओं के फोटो। सुबह 8 बजे शिकायत करने के बाद भी 11:30 बजे तक जब शक्ति सिंह गोहिल वोट डालने गए, बूथ प्रतिनिधि वही कलम लेकर बैठे नजर आए। अच्छे तो તમારું ધ્યાન નથી જતું બૂથમાં સિમ્બોલ સાથે બેસે છે પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર તરીકે આપની ફરજ નથી આવતી કે આપ પેન લઈને પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર છો અને સિમ્બોલ સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કેમ બેસી શકે? આપની જવાબદારી નહોતી?
અત્યાર સુધી ચાલે શું જુઓ હું ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયાને અને ઇલેક્શન કમિશનને કહું છું કે તમામ ગુજરાતના બૂથો પર આ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવામાં આવે. આ સિમ્બોલ સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પોલિંગ એજન્ટો બેસે તમામ જગ્યાએ. તો ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયા અને ગુજરાતનું ચૂંટણી કમિશન શું કરી રહ્યું છે? શું આ જ રીતે ચૂંટણીની ધાંધલી ચલાવવાની છે તમારે? કોંગ્રેસ માટે નિયમો અને ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે કોઈ નિયમો નથી. કઈ પ્રકારની આ પ્રક્રિયા? લોકશાહી આજ સુધી દુનિયામાં આપણી વખાણી છે. આ ધંધા કરવાના છે. इस तरह शक्ति सिंह को ही पीठासीन अधिकारी को याद दिलाना पड़ा कि कोई बीजेपी के निशान वाली कलम लेकर ना बैठे, उसे रोकना उनका ही काम है. शक्ति सिंह गोहिल ने भारत के चुनाव आयोग से मांग की कि गुजरात के सभी बूथों पर इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा गया. शक्ति सिंह गोहिल कांग्रेस नेता हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए नियम और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नियम नहीं है. यह किस प्रकार की प्रक्रिया है? क्या इस तरह से गुजरात में बीजेपी ने सभी सीटों पर जीतने की तैयारी की है? यह एक मामला नहीं है, इस तरह के ना जाने कितने मामले रिपोर्ट भी नहीं हुए होंगे, किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा और मीडिया ने आप तक पहुंचाया भी नहीं होगा. यह कर्नाटक के कोप्पल संसदीय क्षेत्र का वीडियो है. आप देख सकते हैं कि पर्ची पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के उम्मीदवार की तस्वीर है. इस तरह से मतदान करने वालों को यह पर्ची बांटी जा रही है. कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जब आपत्ति की तब जाकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इसे बांटना बंद किया. वीडियो अपलोड करने तक हमें पता नहीं चल सका कि चुनाव आयोग ने इस पर क्या कार्रवाई की है. कांग्रेस ने रिटर्निंग अफसर के पास इसकी शिकायत दर्ज कराई है. बीजेपी तीसरी बार जीतने का यहां से दावा कर रही है, वह आत्मविश्वास से भरी हुई है. तब फिर उसके कार्यकर्ताओं को यह सब क्यों करना पड़ रहा है? क्या पार्टी पर इसकी जवाबदेही नहीं आती? कर्नाटका बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से घोर सांप्रदायिक और नफरती वीडियो बनाया और अपलोड किया. कई दिनों तक यह वीडियो अपलोड ही रहा. इस वीडियो में बीजेपी ने दिखाया है कि राहुल गांधी एक चूजे को फंड्स नाम का दाना खिला रहे हैं. यह चूजा बड़ा होकर बाकी चूजों को घोंसले से गिरा देता है. इन चूजों के नाम दिखाए गए हैं SC, ST, OBC और दूसरे चूजे को मुसलमान के रूप में दिखाया गया है. आयोग का पत्र आने तक इस वीडियो पर अकेले ट्विटर पर 93 लाख से अधिक व्यूज आ चुके थे. बीजेपी कर्नाटका के इंस्टाग्राम हैंडल पर इसके करीब 7 लाख व्यूज हैं. ट्विटर पर कई लोग चुनाव आयोग को टैग कर लिख रहे थे कि इस वीडियो को हटाया जाए, एक्शन लिया जाए. मगर आज जब मतदान समाप्त होने की ओर अग्रसर था तब खबर आई कि चुनाव आयोग ने एक्स को पत्र लिखकर, जिसे ट्विटर कहा जाता है, बीजेपी कर्नाटका द्वारा पोस्ट किया गया यह सांप्रदायिक वीडियो अपने प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए कहा गया है. इस मामले में FIR होने के बावजूद अभी तक वीडियो हटाया नहीं गया था, तो आप फौरन कार्रवाई करें. आज तीसरे चरण के तहत 93 सीटों पर मतदान हो गया. आज के बाद गुजरात और कर्नाटका में चुनाव पूरा हुआ. 3 चरणों को मिलाकर 283 लोकसभा सीटों पर मतदान हो गए. इस चरण में बीजेपी के पास 80 से अधिक सीटें थीं. तीसरे चरण में बीजेपी घटेगी या बढ़ेगी, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप चुनाव आयोग की भूमिका पर नजर रखें. पता कीजिए कि चुनाव आयोग इस चुनाव में कितना सक्रिय और निष्पक्ष दिख रहा है. यह ज्यादा जरूरी है. कर्नाटका की बाकी बची 14 सीटों के लिए मतदान आज हो गए. कर्नाटक में आज मतदान के वक्त उत्साह नजर आया. शाम होते होते लगने लगा कि कर्नाटका में मतदान का प्रतिशत 70% या उससे अधिक भी जा सकता है. दूसरे चरण में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मतदाताओं से बाहर आने की खूब अपील की और जोर लगाया. अब अधिक मतदान से किसकी संभावना बेहतर होगी बताना मुश्किल है. महिलाओं की भागीदारी काफी देखी गई, लेकिन क्या इन पर सिद्धारमैया की फ्री बस सेवा का असर है या मोदी की फ्री अनाज योजना का? 4 जून को पता चलेगा. बीजेपी पर दबाव है कि वह 2019 के चुनावी नतीजे को दोहराए, इसलिए इस बार जनता दल सेक्युलर के साथ गठबंधन किया. प्रज्वल रेवन्ना के मामले का अगर असर हुआ है तो बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है. राहुल गांधी ने इसे लगातार मुद्दा बनाया और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की. उसके बाद पिता HD रेवन्ना को गिरफ्तार किया गया. दूसरे चरण में देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना और उसके पिता HD रेवन्ना का मामला सामने आया था. सैकड़ों वीडियो सामने आए और बताया गया कि कथित रूप से कई महिलाओं के साथ यौन हिंसा और बलात्कार के वीडियो प्रज्वल ने बनाए हैं. प्रज्वल भारत से भाग गया है. क्या मतदान होने के बाद वह भारत लौटेगा? आज महाराष्ट्र की 11 सीटों पर मतदान हुआ. माढ़ा लोकसभा क्षेत्र में एक व्यक्ति ने ईवीएम जलाने का प्रयास किया, मगर कलेक्टर के मुताबिक उसे बचा लिया गया. ईवीएम सुरक्षित है, सिर्फ उसका रंग उतर गया है.
महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल सकती है। पिछले सप्ताह 29 और 30 अप्रैल को यानी 48 घंटों के भीतर प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में 6 रैलियां की हैं। सोलापुर के मतदान केंद्रों पर लोग नजर तो आ रहे हैं, लेकिन यह लाइन और लंबी हो सकती थी अगर तापमान करीब 43 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। 5 बजे तक सोलापुर शहर में 50% से कुछ कम ही मतदान हुआ। महाराष्ट्र में कई सारे मुद्दे बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। लोग इस बात से नाराज हैं कि शिंदे को शिवसेना का नाम और सिंबल क्यों दिया गया। अजीत पवार जिस तरह से शरद पवार को टारगेट कर रहे हैं उसे लेकर भी नाराजगी है। मराठा आरक्षण का मुद्दा है। इस बार बीजेपी को अलग नजरिए से महाराष्ट्र में देखा जा रहा है। अग्निवीर का मुद्दा भी महाराष्ट्र में करवट ले रहा है। किसानों की अपनी समस्याएं हैं। इन सब के बीच क्या महाराष्ट्र बीजेपी को झटका दे सकता है? जमीन पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार जनता में भारी नाराजगी तो देख रहे हैं, मगर दावा नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में राहुल गांधी की कई सभाएं दूसरे प्रदेशों के मुकाबले बड़ी और अच्छी हुई हैं। उद्धव ठाकरे की सभाओं में भी भीड़ देखी जा रही है। महाराष्ट्र की 48 में से 24 सीटों पर मतदान हो गए, बाकी 24 सीटों पर मतदान अभी बाकी है। 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने 48 में से 41 सीटों पर जीत हासिल की। शिवसेना को 18 सीटों पर जीत मिली, बीजेपी को 23 सीटें मिली। महाराष्ट्र की बारामती सीट पर सबकी नजर है। यहां से अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। सुनेत्रा पवार को चुनाव से कुछ दिन पहले मुंबई पुलिस ने 25,000 करोड़ के कथित घोटाले में क्लीन चिट दे दी। सुप्रिया सुले यहां से 3 बार चुनाव जीत चुकी हैं। बारामती में शाम 5 बजे तक का मतदान 45% ही रहा। वोट डालने के बाद सुप्रिया सुले अजीत पवार के घर गईं, उनकी मां से आशीर्वाद लिया। उस वक्त अजीत पवार और सुनेत्रा पवार घर पर नहीं थे। उसके पहले सुप्रिया सुले की तरफ से शरद पवार और रोहित पवार ने अजीत पवार के कैंप पर गंभीर आरोप लगाए। बारामती में गाड़ियों से पैसे मिलने की घटनाओं पर हंगामा हुआ। आरोप लगने लगे कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को हराने के लिए करोड़ों रुपए बारामती में बांटे जा रहे हैं। मतदान से एक दिन पहले से ही बारामती में तरह तरह की खबरें फैलने लग गईं। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार आरोप लगाने लगे कि रात को 12 बजे तक सहकारी बैंक खोले गए। रोहित पवार ने आरोप लगाया कि आम लोगों के लिए बैंक 5 बजे तक खुलते हैं, लेकिन रात के 1 बजे तक खोले गए और पासबुक बांटे गए। शरद पवार ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। आरोप लगाया है कि पुणे जिला कोऑपरेटिव बैंक और बारामती कोऑपरेटिव बैंक फर्जी वोटिंग के लिए पासबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों बैंक अजीत पवार गुट के नियंत्रण में हैं। मतदान शुरू होने से पहले आधी रात तक काम चलता रहा। पासबुक जारी किया गया। चुनाव आयोग इन पासबुक को पहचान पत्र के विकल्प के रूप में मान्यता देता है। शरद पवार ने मांग की है कि पासबुक के इस्तेमाल पर रोक लगे। चुनाव अधिकारी ने मतदान कर्मियों को निर्देश दिया कि पासबुक को लेकर सावधानी बरती जाए। रोहित पवार शरद पवार के भतीजे हैं। रोहित पवार ने यूट्यूब चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल के सोहित से बात की और ये सब आरोप लगाए। पैसों का बहुत बड़ा वापर यहाँ पे हो रहा है और ये जो बैंक है जनरली कॉमन लोगों के लिए 5 बजे तक ये बैंक खुली रहती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो रात को 1 बजे तक खुली थी। ये क्या मार्च अखिर नहीं था। और दूसरी बात 3-4 दिन पहले मैंने इस बारे में बात की थी कि बैंक के माध्यम से पैसा ये बाहर लाया जा सकता है। मतदान के समय लगने वाले सारे आरोप हवा में नहीं होते हैं, कुछ घबराहट में जरूर लगाए जाते हैं। इन शिकायतों से और छोटी छोटी घटनाओं से आप यह जानते हैं कि जमीन पर और पर्दे के पीछे चुनाव कैसे लड़ा जा रहा होगा। नतीजों के बाद अक्सर कई सारे फ्रॉड लोग डेटा को मान्यता देने लग जाते हैं, उसे वैध बनाने लग जाते हैं कि इस जाति का उस जाति का डेटा मिल गया तो उस पार्टी का उम्मीदवार जीत गया। मगर इस तरह के विश्लेषण में कभी इन बातों की जानकारी शामिल नहीं होती कि अंत में चुनाव मैनेज कैसे किया गया। वे अक्सर ऐसी घटनाओं को मामूली बता देते हैं और डेटा को पवित्र बता देते हैं। मेरी राय में मतदान के दिन के बारे में आप जितना भी जानते हैं उससे 1000 गुना आप नहीं जानते हैं। इसलिए मत प्रतिशत के पीछे लटकने के अलावा इन जानकारियों को लेकर भी सतर्क रहा कीजिए, इनके बारे में जानकारी रखा कीजिए। वैसे तो कई मतदान केंद्रों को देखकर लगेगा कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ कितना नीरस है, लेकिन हर मतदान केंद्र ऐसा नहीं होता। कहां पर पुलिस लगाकर मतदान की प्रक्रिया को धीमा किया गया, कहां पर चेकिंग के नाम पर गति रोकी गई और कहां लाठीचार्ज। इन सब खबरों को आप सामने रखकर देखेंगे तो पता चलेगा कि आज उत्तर प्रदेश में क्या हुआ।
पिछले कुछ चुनावों से मतदान के दिन इस तरह की शिकायतें बढ़ी हैं कि वोट डालने से रोका गया, उनके वोटर आई कार्ड छीन लिए गए, मतदाता सूची में कई लोगों के नाम नहीं हैं, मगर मीडिया ऐसी रिपोर्ट को साधारण समझता है और कहीं किनारे रिपोर्ट करता है या नहीं भी करता है। लेकिन इटावा से सपा महासचिव शिवपाल यादव ने इस पर बयान देते हुए कहा कि लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है और बदायूं में पुलिस बीएलओ से वोटर लिस्ट छीन रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत कर मांग की है कि ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये बीजेपी की घबराहट है और न केवल कन्नौज की जनता और जिन लोगों ने भी ये देखा है, करोड़ों करोड़ों मतदाता इस बार इस चुनाव में इनको अच्छी तरह धो देंगे और कन्नौज की जनता इन्हें रिकॉर्ड मतों से धोएगी। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के तहत 10 सीटों पर आज मतदान हुआ। इस चरण की ज्यादातर सीटें वो हैं जहां समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और जहां पार्टी संगठन के रूप में मजबूत भी है, लेकिन बरेली, आगरा, हाथरस बीजेपी की सीट मानी जाती है। बाकी इलाकों में भी बीजेपी कमजोर नहीं है। आगरा, हाथरस के अलावा संभल, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला में मतदान हुआ। 2019 में इनमें से कई सीटों पर 60% से अधिक मतदान हुआ, करीब करीब इतना ही हुआ। इस बार भी संभल में जबरदस्त मतदान की गति देखी गई। अब यह किसके पक्ष में जाने वाला है कहना मुश्किल है, मगर घमासान बता रहा है कि आज की 10 सीटों पर कोई चांस नहीं लेना चाहता था, कोई पीछे नहीं रहना चाहता था। यूपी में 2 चरणों में मतदान धीमा रहा है। आज 5 बजे तक 55.13% मतदान की ही खबर आई, जिसमें संभल सबसे आगे रहा और आगरा सबसे पीछे, उसके बाद बदायूं में थानाध्यक्ष पर समाजवादी पार्टी के बस्ते की लिस्ट को फेंकने का आरोप लगा। सूचना पर प्रत्याशी आदित्य यादव मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस के खिलाफ धरना भी दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बूथ लूटने के प्रयास के आरोप लगाए हैं। संभल लोकसभा क्षेत्र में कई बूथों पर पुलिस लाठीचार्ज करने और मतदाताओं के साथ मारपीट करने और चुनाव प्रभावित करने के आरोप लग रहे हैं। यह वीडियो संभल लोकसभा के विधानसभा असमौली ग्राम ओवारी में बूथ संख्या 181, 82, 83, 84 का है, जहां पुलिस ने लाठीचार्ज करके पोलिंग स्टेशन से मतदाताओं को खदेड़ा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। क्यों खदेड़ा गया, क्यों ऐसी तस्वीर है, इसकी पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है। संभल से ही ये खबर है कि एएसपी अनुकृति ने पोलिंग बूथ पर तैनात पुलिसकर्मियों से कहा कि वोटर आई कार्ड चेक करने का अधिकार पुलिस को नहीं है। फिर पुलिस क्यों कर रही है और क्यों इस तरह की शिकायतें आ रही हैं? यह साफ नहीं है कि एएसपी के आने के पहले पुलिसकर्मियों ने कितने लोगों को रोका और हतोत्साहित किया होगा। संभल क्षेत्र में सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान वर्ग की पुलिस से झड़प हो गई। प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बीएलओ के बस्ते छीने ताकि वोट परसेंट ना बढ़े। मुस्लिम वोटरों से बूथों पर पुलिस अभद्रता कर रही है। हालत यह हो गई है कि शाम 4 बजे अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं और इससे अंदाजा भी मिलता है कि संभल में किस तरह की लड़ाई हुई होगी। अखिलेश ने लिखा है कि सपा और इंडिया गठबंधन के हर बूथ एजेंट, कार्यकर्ता, प्रत्याशी, पदाधिकारी, समर्थक और जनता से अपील है कि वो सावधान, सतर्क, सचेत रहें और वोटिंग खत्म होने के बाद जब तक ईवीएम सील ना हो जाए, स्ट्रांग रूम तक पहुंच ना जाए, तब तक पूरी मुस्तैदी से चौकन्ना रहें। सब मिलकर डटे रहें। किसी भी गड़बड़ी की आशंका होने पर सबूत के रूप में वीडियो तुरंत भेजें। बूथ रक्षक और संविधान के सिपाही के रूप में अपने वोट की रक्षा के लिए जी जान लगा दें। तो यह सब बता रहा है कि जमीन पर किसी की लहर नहीं है। वोट बचाने के लिए मतदाताओं से अपील की जा रही है। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर तो अलग ही चुनाव नजर आ रहा है। सपा ने अपने हैंडल पर कई शिकायतें दर्ज की हैं, जिनमें चुनाव आयोग को टैग किया गया है और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की गई है। आज बिहार में 5 और बंगाल की 4 सीटों पर मतदान हुआ। बंगाल के मुर्शिदाबाद से लेफ्ट के उम्मीदवार मोहम्मद सलीम ने दावा किया कि उन्होंने एक फर्जी बूथ एजेंट को पकड़ा है। बंगाल में इस चरण में भी मतदान तेज हुआ। शाम 5 बजे तक 73.9% वोटिंग हुई। तो इस तरह से चुनाव का तीसरा चरण समाप्त होता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।